दोस्तों, घूमता आईना में आपका स्वागत है। ये सेगमेंट जिसका नाम है आंखों देखी, जो हम भाऊ के साथ हर हफ्ते करते थे। और इधर भाऊ की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि भाऊ को बुलाइए, भाऊ को बुलाइए। तो मैं भाऊ को परेशान नहीं करता हूँ। जब भाऊ मेहरबान होते हैं तो खुद ही प्रकट होते हैं, इसको आप समझिए। तो आज भाऊ एक नई बात कह रहे थे सरकार के बदलने की बात तो बहुत होती है, पर ये विपक्ष कब बदलेगा? और जब तक विपक्ष नहीं बदलेगा तब तक सरकार बदलने का ख्वाब ये भूल जाए। भाऊ, आपका चैनल पर स्वागत है, हमारे व्यूअर्स के बीच में आपका स्वागत है। और ये जो नई नमस्कार। थ्योरी, आप हमेशा हमेशा एक नई थ्योरी लेकर आते हैं, और ये बड़ी सुंदर थ्योरी है, क्योंकि मैं ज़माने से कह रहा हूँ कि विपक्ष का मतलब विरोध नहीं, विपक्ष का मतलब विकल्प होता है। आप विकल्प प्रस्तुत कीजिए। अच्छा, विपक्ष को भी हम 2 श्रेणियों में रखते हैं भाऊ। एक तो सोनिया गांधी और लालू यादव और मुलायम यादव और शरद पवार वाली जो एक पीढ़ी है, वो खत्म हो गई। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हो गई, लालू यादव जेल चले गए, चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे। शरद पवार कैसे हालत में हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। और सोनिया गांधी भी कमोबेश उसी हालत में हैं, पर वो चिट्ठी पत्री लिखती रहती हैं, आर्टिकल वगैरह लिखती रहती हैं। तो अब तो नई पीढ़ी के हाथ में तलवार है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, और एक बीच की पीढ़ी भी नजर आती है आपको। ये इसमें केजरीवाल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। फिर एक कॉकरोच पार्टी भी ला के एक विपक्ष पैदा करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो आज आपने बात कही कि सरकार क्या बदलेगी, पहले विपक्ष तो बदले, इसको थोड़ा सा बताएं भाव। जी देखो, विपक्ष का मतलब ये होता है कि कोई मैच हो, लोकतंत्र हो, चुनाव हो, कहीं भी हो, दूसरी साइड तो होनी चाहिए। अगर दूसरी साइड होगी ही नहीं तो क्या चुनाव होगा, क्या मैच होगी। ये जीतना चाहते, ये हारना नहीं चाहते। देखो, आप मैदान में उतर जाते हो ना, तो आपको हारने की तैयारी करके उतरना चाहिए। हर वक्त आप नहीं जीतोगे। एक हमने देखा है कि जो, मुझे अभी इतना समझता नहीं है उसने स्पोर्ट्स में, लेकिन ये जो शतरंज का खेल होता है उसमें जो ग्रैंड मास्टर होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। बाकियों के लिए अलग 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 छोटी मोटी टूर्नामेंट्स होती है, और उसमें से जो होता है वो चैलेंज करता है कि मैं इसको भी हरा दूंगा, और तब होती है, उसको ग्रैंड मास्टर की लड़ाई बोलते हैं। ये कौन, आज क्या कॉकरोच पार्टी जिसका कोई मेंबर नहीं है, ऑफिशियली ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बोल रहे हाँ अभी कांग्रेस पार्टी ने मोदी को चैलेंज दे दिया। मुझे बहुत पुरानी याद आती है, बहुत यानी मानो कम से कम 45 साल 50 साल पुरानी बात है। हमारे यहाँ मुंबई में प्रभात चित्र मंडल नाम का एक ग्रुप था, जो दुनिया भर की आर्ट फिल्म लाकर दिखाने का एक छोटा फिल्म फिल्म फैन क्लब जैसा था। मैं उसका मेंबर था। तो एक बार उन्होंने राज कपूर फेस्टिवल जैसा किया था। राज कपूर की 6 फिल्में दिखाई थी, और उसका जो उद्घाटन था, उस उद्घाटन में खुद राज कपूर आए थे, और उनके साथ वी शांताराम भी आए थे। अब वी शांताराम तो मराठी थे, राज कपूर को उतनी मराठी नहीं समझती थी, तो वी शांताराम ने मराठी में बात करते हुए इसकी सराहना की, प्रशंसा की थी कि ये कमर्शियली सक्सेसफुल हो गया। तो राज कपूर वो ये समझ नहीं पाया। राज कपूर को लगा कि ये सिर्फ धंधा करता है, आर्ट वगैरह छोड़ दी इसने। तो इसलिए राज कपूर ने अपना दुखड़ा बोलकर दिखाया था। बोला अण्णा के, अण्णा यानी उनको अण्णा बोलते थे वी शांताराम को, विद दो थे लोग। तो बोले अण्णा समझ नहीं पा रहे कि हमने तो स्कूल में बंक करके भी अण्णा की फिल्में देखी, हम तो बच्चे थे जब ये फिल्में बनाते थे, और घर में मार खाते थे बंक किया इसके। लेकिन आज का जमाना बदल गया। राज कपूर का ड्राइवर खड़ा होता है, 4-5 फाइनेंशियल पकड़ता है और फिल्म बनाता है, और बोलता है राज कपूर चल आ तू भी फिल्म बना, मैं भी बनाता हूं। तो इसलिए धंधा भी संभालना पड़ता है। आर्ट है, लेकिन धंधा नहीं संभालोगे तो आप टिक नहीं पाओगे, आपका वजूद नहीं रहेगा, और वजूद नहीं रहेगा तो आप क्रिएटिव क्या करोगे, वगैरह वगैरह। तो वो जो बात कही थी राज कपूर ने, वो मेरे दिमाग में है कि कोई भी ऐरा गहरा होकर खड़ा हो जाता है, ड्राइवर बोलता है, शोफर बोलता है हीरोइन का कि चल तू फिल्म बना, मैं भी बनाता हूं। तो क्या डेमोक्रेसी ऐसी चलती है? उसमें कोई स्ट्रेचर होना चाहिए कि नहीं,
कि कोई एक डिप के उधर बैठकर एक पोस्ट डाल देगा और 2 करोड़ उसके मेंबर हो गए तो हो गए। और जंतर मंतर पर अब क्या चल रहा है हम देख रहे हैं। अच्छा, उनको तो अभी ठीक है, उनको योगेंद्र यादव का भी आशीर्वाद मिल गया, और योगेंद्र यादव का आशीर्वाद का मतलब शापवाणी होती है कि बहुत जल्दी जो कॉकरोच है वो मर जाएगा, ये लिख लो आप, क्योंकि योगेंद्र यादव भी वहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हमेशा उठते बैठते तुम्हारा अखिलेश हो या राहुल गांधी हो या कोई ममता हो या और कोई विचारधारा की लड़ाई, कौन सी विचारधारा पर बात कर रहे हो तुम विचारधारा के लिए लड़ रहे हो, क्या सबूत है आपका? कौन सी विचारधारा है? बीजेपी की विचारधारा आपको अच्छी लगे ना लगे, वो विचारधारा पर पक्के है, उसके सामने टक्कर देने वाली कोई विचारधारा है? आप लोग जो कल तक अयोध्या में अस्पताल हो जाए, शौचालय हो जाए बोल रहे थे, आज उस पर दान चोरी की बात कर रहे हो। उल्टा इन लोगों ने बोलना चाहिए अच्छा हो गया चोरी हो गई। मंदिर फ्रॉड होता है ये हम पहले से बोल रहे होते, ये साबित हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा, हर कोई हनुमान चालीसा बोल रहा है और कोई अनुमान चालीसा बोल रहा है कि भाई इसका इफेक्ट होगा, ये हमारा अनुमान है। तो ये दो अपोजिशन में 2 तरीके पैदा हो गए। एक हनुमान चालीसा गाने लगा कि भाई उसमें कुछ घटकर हिंदू हमारे पास आए तो, या तो दूसरे बोल रहे कि इसका विपरीत परिणाम होगा और बीजेपी का नुकसान होगा तो हमारा फायदा होगा। वो जो पंचतंत्र की या कोई क्या एक कहानी मुझे याद आती है, एक कौवा था, वो मछली पकड़कर लेकर आया और शाखा पर बैठा है, तो नीचे से लोमड़ी उसको बोलती है, अरे तू कितना अच्छा गाना गाता है, जरा मुझे वो कोई गाना गा के दिखा। तो इसके दिमाग में होता है वो गाना शुरू करेगा तो मछली गिर जाएगी, मुझे मिल जाएगी। इसको अपोजिशन बोलते हैं, इसको अपोजिशन बोलते हैं। आपके पास कोई विचारधारा नहीं है, उस विचारधारा के लिए लड़ने की इच्छा आप में नहीं है, और वो बैठे। अब अमित शाह ने बंगाल के बाद डिक्लेयर कर दिया कि मैं कम से कम 2 महीने पंजाब में डेरा डालकर बैठूंगा। आप में से कोई है? कोई है आप में से? तो बात ये होती है ना कि देखो, हाँ एक बात है, बीजेपी को अपोजिशन की जरूरत है और बीजेपी उसकी कोशिश कर रही है। देखो महाराष्ट्र में शिंदे की बात हो या अजित दादा की बात हो, वो दोनों पार्टियां उनके जो टूटे हुए एमएलए थे उनका विलय कर सकते थे ना, नहीं किया। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो 5 साल बाद लड़ने के लिए सामने कोई होना भी चाहिए। तो ये आजकल कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं बहुत जल्दी ये सब क्या बोलते हैं आउटसोर्स कर देंगे अपनी पार्टियां। भाई अमित शाह तू ही पार्टी चलाए, क्योंकि इनके पास लड़ने की इच्छा नहीं है। और लड़ने की इच्छा जो होती है ना, वो तब होती है कि आप पूरे हार चुके। आज अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। एक समय था 300 350 कांग्रेस के पास होते थे, लेकिन 15 20 25 से ज्यादा कोई अपोजिशन पार्टी का नहीं आता था। लेकिन अपोजिशन में बैठकर ये 150 125 लोग इस ढंग से, नेहरू जी को बैठना पड़ता था, लोहिया बोलेंगे तो, बैरिस्टर नाथ भाई बोलेंगे तो इंदिरा जी को सामने बैठना पड़ता था कि क्या बोलेंगे। आज की क्या बात है, आप आकर मजाक कर देते हो। राहुल गांधी वहां चाय पिएगा, इस ढंग का अपोजिशन होता है? मुद्दे पर बोलना जरूरी होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अपोजिशन को अपनी विचारधारा पक्की करनी पड़ेगी कि भाई जो कुछ बीजेपी की सरकार चला रही है उससे भी अच्छा कारोबार, काम, गवर्नेंस हम दे सकते हैं। ये गवर्नेंस है? नहीं है। बस मोदी गलत है, मोदी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, इसको अपोजिशन नहीं बोलते। अगर इसको अपोजिशन का पॉलिटिक्स बोलते हो तो पुराने का जमाने के जो अपोजिशन लीडर थे ये पूरे के पूरे नालायक थे। वो सरकार गिराना भी नहीं चाहते थे, वो चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन लोहिया ने
जब गठबंधन की थियरी बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया ने बनाई थी 55 के समय, तो सरकार गिनाने की बात नहीं की थी, चुनाव जीतने की बात की थी। ये सारे के सारे नायडू निकलेगा, नीतीश निकलेगा तो ये होगा ये होगा, वहां तक इनकी ही लोग छोड़कर जा रहे हैं। ममता की हालत देखो, उद्धव की हालत देखो, केजरीवाल की हालत देखो, क्योंकि वो मछली कौवे के मुंह से निकलेगी तो मुझे मिलेगी, इस ढंग की विचारधारा लेकर चल रहे। उसको अवसरवाद बोलते हैं, उसको मैं विचारधारा नहीं मानता। और इसलिए हमारे देश को एक नया विपक्ष सामने आना जरूरी है। जैसे बीजेपी ने 84 के बाद तय किया कि हम कांग्रेस का विकल्प बनेंगे और 30 साल में वो विकल्प बने, और 84 के बाद 2014 में 30 साल बाद सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेकर आए, उसको विकल्प बोलते हैं। भाव देखिए, आज आपने बहुत ढेर सारी बातें कही। अब आप ही की बातों को एक एक करके मैं सवाल में परिवर्तित कर देता हूं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के लोगों को इस बात का हक है कि उनके पास एक अच्छा विपक्ष हो। भी डिजर्व, हमारा अधिकार है कि हमारे पास अच्छा, जैसे हमारा अधिकार है कि हमारे पास सरकार हो, वैसे हमारा अधिकार है कि हमारे पास विपक्ष हो। क्योंकि विपक्ष को हम बैठाते हैं सरकार पर नजर रखने के लिए। हम अपने घर के कामकाज में व्यस्त हैं, हम सरकार पर नजर नहीं रख सकते, इसके लिए हम विपक्ष चुनते हैं। और वो विपक्ष हमको मिल नहीं रहा है। जैसा मैंने कहा, वो विरोध की राजनीति करता रहता है, अवसरवादिता की राजनीति करता रहता है। आपने कहा कि भाजपा की एक विचारधारा है, तुम्हारी विचारधारा क्या है? चूंकि विचारधारा नहीं है, इसीलिए विपक्ष की सारी पार्टियां हारते ही टूट जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह परास्त होती पर उसमें टूट नजर नहीं आती, क्योंकि ये विचारधारा। कम्युनिस्टों के साथ भी ये बात है, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं टूटती, क्योंकि उनके पास भी एक विचारधारा है, आपको पसंद आए ना पसंद आए, पर उनकी एक विचारधारा, इसलिए उसमें टूट नजर नहीं आती। अब भाऊ एक एक करके सवाल करते हैं। पहले तो एक छोटा सा सवाल, जो ये राज कपूर और अन्ना का जो आदान प्रदान संवाद हुआ, आप वहां मौजूद थे? हाँ, मैं हॉल में था ना। अच्छा, मैं मेंबर था प्रभात चित्र मंडल। तो ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे बहुत ढेर सारे व्यूअर्स का ये भी कहना है कि बहुत राजनीति बहुत हो गई, कभी कभी भाव से पुरानी फिल्में और वो फिल्मों के जमाने की भी बात कर लिया करें। तो भाव अगली बार आप जरा हमको वो जो फिल्मों का एक स्वर्णिम युग देखा है आपने भाव, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुझे याद है आपने बॉम्बे में या जयपुर में मुझको ये दादा कोंडके का और पूरा उषा चव्हाण के पूरे किस्से जिस तरह सुनाए थे, आई रिमेम्बर दो स्टोरीज। दूसरी बात, एक चीज बताइए भाव कि केंद्र में विपक्ष नहीं बन पा रहा है, लेकिन राज्यों में विपक्ष बना और चला भी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चली, लालू चले बिहार में, ममता चली बंगाल में, केजरीवाल चले दिल्ली में, डीएमके चली साउथ इंडिया में, पटनायक चले उड़ीसा में। तो ये क्यों हो रहा है कि जैसे भी आपने आउटसोर्स वाली बात कही, तो मैं अक्सर कहता हूं कि राहुल गांधी को यह लगता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव हरा दें, बिहार में तेजस्वी यादव हरा दे, बंगाल में ममता हरा दे और दिल्ली में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो इस तरह करके वो आउटसोर्स करते हैं। लेकिन रीजनल पार्टीज विपक्ष कैसे बन गई और केंद्र स्तर पे कोई विपक्ष क्यों नहीं हमें प्राप्त हुआ, पहली बात। और दूसरी बात भाव, विपक्ष भारत में हमेशा अभाव क्यों रहा? 1980 में भाजपा भी बनी, आपने बताया। कभी आप देखिए, जब जनता पार्टी बनी क्या विचारधारा थी, 2 साल में टूट के खत्म हो गई। तो विपक्ष की विचारधारा, अब मानिए एक राम मनोहर लोहिया खड़े होकर बोल दिए, तो केवल एक लोहिया तो विपक्ष नहीं हो सकते ना। हमारे पास हमेशा विपक्ष रहा क्यों नहीं भाव? कांग्रेस इस कदर क्यों हावी रही? तो देखो, कांग्रेस भी कोई पार्टी नहीं थी और कांग्रेस के कोई विचारधारा नहीं है। ये सारी पार्टियां हम देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, हिंदू महासभा हो, हिंदू महासभा आगे चलकर जनसंघ और बीजेपी बनी, तो ये सारे आंदोलन के हिस्से थे। जैसे योगेंद्र यादव ने स्वराज पार्टी बना दी, स्वराज इंडिया, वो तो आम आदमी पार्टी में था ना, वो तो लोकपाल आंदोलन में था। तो देश में जो अलग अलग पार्टियां बनी, हम बोलते हैं ना, वो एक गठबंधन में थे जिसको आजादी का आंदोलन बोलते हैं। इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि अब आजादी मिल गई है, अब बर्खास्त कर दो कांग्रेस। तो जो वहां बैठे लुच्चे लफंगे थे वो बोले, अरे हमने तो मेहनत की है तो क्यों छोड़ दे, कांग्रेस की ही विचारधारा बना दे। और कांग्रेस की कोई विचारधारा थी नहीं, वो तो एक गठबंधन था। राहुल प्रयास कर रहे हैं भाव, राहुल गांधी जी की बात को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस समाप्त करने का।
बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। जो अभी तो पंजाब में कल परसों जाके उन्होंने बड़ा काम कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, या बीजेपी हो, आरएसएस हो, ये विचारधारा है। कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन जो विचार, अब देखिए आपको याद दिला दूं कि 89 में जब राजीव गांधी हार गए, 197 उनको मिला था, और जनता दल बना था, और जनता दल को कुछ 146 वगैरह सीट्स मिले थे। सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी, इन्होंने बाहर से सपोर्ट दिया था और सरकार बनी थी। ये विचारधारा होती है। देखो, उस वक्त 50 से ज्यादा लेफ्ट फ्रंट के एमपी थे, और बीजेपी के पास कुछ 90 के आसपास एमपी थे, लेकिन वो सत्ता में नहीं गए, बाहर बैठे। आज ऐसा कौन सा विपक्ष क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है कि जो सत्ता से बाहर बैठकर सपोर्ट करेगा? मुझे दिखाओ आप, कोई है? ना राज्य में है। अरे जिसका अकेला एमपी है, उसलिए तो प्रमोद महाजन की वो क्लिप बहुत फेमस है ना, कि चाइना में डेलीगेशन में गए थे और गोवा के रमाकांत खलप मंत्री थे, तो सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन में बैठी है, 2 नंबर की बड़ी पार्टी सत्ता को सपोर्ट कर रही है, बाहर बैठी है, 3 नंबर की पार्टी गठबंधन में है लेकिन सपोर्ट मंत्रिमंडल में नहीं है। ये तो मजाक किया था। ही इज ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड हिज गवर्नमेंट। जो मजाक उड़ाया था वही आपको समझ में आता है कि ये अपोजिशन पार्टियां नहीं है, ये अवसरवादी है। आपने शायद दंगा फसाद सुना है, देखा नहीं है। मैंने देखा है। मुंबई में जितने दंगे फसाद हो गए 1990 तक, वो मैंने खुद घूमकर देखे हैं। जहां पत्थर मारे जाते हैं, आगजनी होती है, नजदीक जाकर देखा है, पढ़ा नहीं है। एक बात तो एक पुलिस का बंड हुआ था, बगावत हुई थी, और जो कुछ हुआ था, मेरी बच्ची उस वक्त कुछ 9 महीने की थी, उसको उठाकर घुमा हूं। लोग गाली दे रहे थे बच्ची को लेकर। मैंने बोला मैं फंस गया हूं भाई, नहीं तो लोग मुझे भी पीटते। तो मैंने देखा है। तो उस जब दंगा फसाद होता है ना, उसमें 10-12 लोग दंगा करने वाले होते, बाकी अवसरवादी होते। साला लूट में कुछ मिल जाए तो ये अपोजिशन पार्टियां आज की है ना, वो दंगे में जो अवसरवादी होते उसके जैसे बन गई है कि मुझे कुछ मिल गया तो। इससे ज्यादा कुछ विचारधारा वगैरह बोलने के लिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि सेक्युलरिज्म जो हमारे यहाँ है, वो फूड ब्लॉक्स होते हैं ना, उसमें ये इतना नारियल ले लो, इतना नींबू ले लो, इतना अदरक ले लो, इतना प्याज ले लो, सब गिन चुन कर बोलते। इतना ग्राम हो, इतना पाव किलो हो, आधा किलो हो, और साला नमक की बात आती है बोलते स्वादानुसार। तो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म स्वादानुसार बन गया, स्वादानुसार बन गया। और इसलिए अपोजिशन जो है वो सेक्युलर बनकर फेल हो गया। कल तक जो सेक्युलर था आज हिंदुत्ववादी बन सकता है, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है कि भाई बर्फी बन रही है या चिकन बन रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उसमें मेरा हिस्सा क्या है बोलो? ऐसा अपोजिशन नहीं होता। अपनी विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए पहले जनमानस में प्रस्थापित करना पड़ता है, और जब जनमानस में प्रस्थापित होता है तो जाके वो चुनाव में उसका परिणाम मिलता है। आज अगर आपको लगता है कि ममता को छोड़कर भागे हैं तो भाई हमको कुछ मिनिस्ट्री मिलेगी, नहीं। अंडे से बचने के लिए पार्टी टूटी है, टीएमसी टूटी है। तो आप देखो, वही लोग जो एनसीपीआई में गए 22 लोग, वो तो कलकत्ता आ रहे जा रहे, उन पर कोई अंडे नहीं मार रहे। तो अंडे से बचने के लिए उन्होंने ममता के साथ छोड़े। देखो भाई, मैं ममता के साथ नहीं हूं, ये दिखाना है। ये एक तरीके से आज बंगाल में सुरक्षा कवच हो गया है कि मैं ममता के साथ नहीं हूं। ऋतुव्रत बैनर्जी भी बंगाल घूम रहा है, कोलकाता घूम रहा है, उसको कोई अंडा नहीं मार रहा है। क्यों? कि भाई मैं ममता के साथ नहीं हूं। तो ये बोलना कि हाँ इसको खरीद लिया, इसको बेच दिया, इसको तोड़ दिया, 2/3 मेजोरिटी के लिए, पागल हो।
वो पागल हो, 2/3 मेजोरिटी के लिए किसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं, इसके बाद एक भी पार्टी टूटते हुए नहीं दिखाई देगी, फिर भी राज्यसभा हो लोकसभा हो, वो 3-4 बिल आने वाले हैं ना, 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगी। ये देखिए, एक सेकंड रोक रहा हूं भाऊ, ये भाऊ की भविष्यवाणियों में से एक मानिए। भाऊ जिस तरह का बंगाल जीत रहे हैं, भाऊ ने और जो भविष्यवाणियां की, इसको भी एक भविष्यवाणी मानिए कि किसी भी और पार्टी को तोड़े बगैर, किसी भी और पलायन को कराए बगैर, किसी भी सांसद को अपनी पार्टी में लाए बगैर मॉनसून सत्र में भाऊ का कहना है कि जितने बिल चाहेगी सरकार पास करा लेगी, वो भी 2/3 बहुमत से करा लेगी। ये भाऊ की भविष्यवाणी, इसको ख्याल रखेगा भाऊ। नहीं, इसका कारण ये है ना, इसका कारण ये हारे हुए, मन से हारे हुए। और आपको अजीब लगेगा मैं आज बोलूंगा तो, कम से कम 35 से 40 कांग्रेस के एमपी भी इस बिल के साथ सपोर्ट करने वाले। अरे गजब। अखिलेश के कम से कम 20 से 25 लोग उसको सपोर्ट करने वाले, लेकिन खुलेआम बोलेंगे नहीं। और ये इनकी औकात क्या है ना, ये अमित शाह ने पहले ताड़ लिया है। संख्या वगैरह छोटी बात होती है, आपकी हिम्मत कितनी होती है। आप मन से अगर हारे हैं तो आपको हराने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसलिए मैंने आज ही मेरा एक वीडियो डाला है हिंदी में कि मोदी और शाह की रणनीति क्या है। खिलौने संभाल के रखो और जो लड़ा के है उसको खत्म करो। तो राहुल गांधी खिलौना है, उसको तो खत्म नहीं करेंगे, ये बाकी के जो लड़ सकते हैं उनको खत्म कर रहे हैं। वो समझो, ये तो खिलौना है, उसको उसी पार्टी में रखकर ढंग से चाहिए उसके साथ खेल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष विपक्ष नहीं रहा है। जो जेन्युइनली अपोजिशन बनना चाहता है उसके लिए बड़ा चांस है। देखो आपको मैं बार बार इसके पहले भी बोला हूं कि पूरे बंगाल का जो वोटिंग था उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, उतना में वो फालता बाद में हुआ। आपने बोला था, इसी प्रोग्राम में बोला था। उसमें भी कुछ 50,000 के आसपास सीपीएम के कैंडिडेट को वोट मिले। तो वोटर है ना, वोटर है। 25-27% सीपीएम को वोट मिले। तृणमूल का कैंडिडेट को जहांगीर कोई विड्रॉ हो गया था। तो वोटर है, वोटर ढूंढ रहा है। और ऐसा वोटर कलेक्ट करते करते बीजेपी देश की बड़ी पार्टी बन गई। 84 के बाद बीजेपी ने यह तय किया, बीजेपी और आरएसएस ने, कि हमको कांग्रेस का विकल्प बनना है। तो विकल्प बनने का मतलब क्या है, जिनको जिनको कांग्रेस नहीं चाहिए वो बीजेपी को वोट दे, जिनको कांग्रेस की ही सरकार चाहिए वो समाजवादी पार्टी को वोट दे, वो और जनता दल को वोट दे, आरजेडी को वोट दे, सीपीएम को वोट दे। क्यों, आखिर ये दिल्ली में आकर तो कांग्रेस क्या सपोर्ट करने वाले। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए तो एक ही विकल्प है, बीजेपी। ये आइडिया लेकर 84 से 2014 तक बीजेपी चलती रही। जब सपोर्ट देने का भी समय आया तो वो सपोर्ट दिया लेकिन बाहर बैठे। ये फर्क समझ लो आप, ये फर्क समझ लो। विपक्ष वो होता है जो विचारधारा पर चलता है। आज इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, भाई चलता है, धंधा चलता है तो नाम ले लो। एक बार मैंने मराठी में आर्टिकल लिखा था कि सेक्युलर जनेयू अपने गले में डाल दो और ब्राह्मण बन जाओ। अगर आपको लिबरल ब्राह्मण बनना है तो सेक्युलर जनेयू पहनना जरूरी है। ये एक तरीके का लेबल बन गया। तो जो बोल रहे अभी देखो वो कौन, अखिलेश भी हनुमान चालीसा गाने लगा है। इनको हिंदू होने की जरूरत नहीं है। हिंदू कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने बोला ना कि आज भी बंगाल में वो जो कौन, क्या अपनी उसका नाम, महुआ चौधरी 2 महीने बाद आई, उसको भी अंडे मारे। 2 महीने आज महुआ मोइत्रा आज कॉकरोच वाली पार्टी है, कॉकरोच प्रदर्शन में भी पहुंच गई।
आप कह रहे थे योगेंद्र यादव का इनको आशीर्वाद मिल गया, डबल आशीर्वाद मिल गया, महुआ भी वहां पहुंच गई हैं। भाऊ आपने कहा था कि इसको जल्दी आधे घंटे में निपटाना है, तो मैं एक आध से बड़े प्रिसाइज सवाल कर लूं। पहली बात तो भाऊ कह रहे थे कि इनके अंदर विल टू फाइट चली गई है, यानी लड़ने की इच्छा चली गई। लड़ने की इच्छा क्या होती है अगर आपको समझना है तो दुनिया के सबसे अमीर देश सऊदी अरब, और ये कतर और ये कुवैत, बहरीन, सब बैठ के मार खाए, सब बैठ के मार खाए। और एक ईरान जो 50 साल से, आप सोचिए, दबाव झेल रहा है, 50 साल से प्रतिबंध झेल रहा है, पर उसके अंदर लड़ने की इच्छा थी, उसने अमेरिका को पानी पिला दिया। इसको कहते हैं लड़ने की इच्छा। तो भाव ये हमारे यहाँ जो विपक्ष है, इसके अंदर लड़ने की इच्छा क्यों विलुप्त हो गई? क्या इतने लंबे समय तक ये सरकार में रहे कि इनको सरकार के अलावा कुछ, सत्ता के अलावा कुछ मालूम ही नहीं? बिल्कुल। देखो, ममता की पार्टी अलग कैसे बनी? ममता को सीपीएम को हराना था, उसके साथ लड़ना था। अगर कांग्रेस हाईकमांड चांस नहीं दे रही है, वो अलग हो गई। चरण सिंह कांग्रेस में ही थे ना, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया, क्योंकि कांग्रेस के ढांचे में उनको कोई स्कोप नहीं था। ये सब पार्टियां कहां से निकली है? जो ओरिजिनल पार्टी थी वहां उनको स्कोप नहीं था। ऐसे नेता अलग हटकर लड़ने के लिए मैदान में आ गए, वो लड़ना चाहते थे। मान लो अगर ममता को हाईकमांड ने स्कोप दिया होता तो आज बंगाल में कांग्रेस मरी हुई नहीं दिखाई देती। जनसंघ की शुरुआत हुई तो पहले तीन एमपी चुनकर आए थे, 2 बंगाल के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पार्टी बनाई जनसंघ, जिसको आज बीजेपी बोला जाता है, उसकी शुरुआत तो बंगाल से हुई। 2 एमपी बंगाल से थे और ये कोई गुजरात या राजस्थान से था। बीच में गड़बड़ हो गई, छोड़ दो, लेकिन उनको लड़ना था। वो नेहरू के मिनिस्ट्री में मंत्री थे, कांग्रेस में चले जाते तो मिनिस्टर भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, उनको लड़ना था। बाला साहब ठाकरे को लड़ना था, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था। तो हर एक जगन मोहन यादव, उसको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, ये बहुत पुरानी नहीं, कल परसों की बात है, जब यूपीए सरकार थी, बाप मर गया एक्सीडेंटली, तो जगमोहन ने दावा किया था कि मुझे बनना है। सोनिया ने ना बोला, वो अलग हटकर उसने वाईएसआर सीपी कांग्रेस पार्टी बनाई और वो जीत गया अपने, एक बड़ी पदयात्रा की। तो वो लड़ने की इच्छा दिखाई देती है ना। अब इनमें अगर लड़ने की इच्छा नहीं है तो क्या लड़ेंगे? देखो, दिमाग सब कुछ चलाता है। अगर दिमाग डेड हो गया, इनका दिमाग डेड है क्योंकि दिमाग आपको हाथ उठाया, किसने उठाया भाई? हाथ उठाने की ऑर्डर दिमाग से आती है। तो लड़ता है दिमाग, बोलता है चल उठ, हथियार उठा, लड़ने को निकल। तो पूरा फौज होती है, फौज का दिमाग सेनापति होता है। अगर सेनापति ही मन से गुलाम हो जाए, हार मान ले, तो कौन लड़ेगा? मुझे याद है संदीप पाटिल ने जब 83 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद, और ये जो बलविंदर सिंह संधू उस वक्त खेला था, बलविंदर मेरा फॉलोअर है, तो बोला 5 विकेट 17 ओवर में 5 विकेट निकल गए थे, 17 रन पर 5 विकेट गिरे थे। बाद में संदीप आउट होकर आ रहा था और कपिल देव अंदर जा रहा था, तो कपिल ने संदीप को बोला यार डरो मत, हो जाएगा, कुछ बात नहीं। 17 रन 5 विकेट, और वो खेलता गया 175 रन के रिकॉर्ड बना रहा बहुत समय तक। मैं तो बता दूं लोगों को कि जो बलविंदर सिंह की बात भाव कर रहे हैं, बलविंदर सिंह संधू, जब 1983 में इंडिया ने अपना पहला विश्व कप जीता था और फाइनल में 183 रन पे ऑल आउट हो गए थे, तो बलविंदर सिंह संधू ने ही इंडिया को पहला ब्रेक दिलाया था गोल्डन ग्रीनिश को क्लीन बोल्ड करके। भाऊ जो आपने कहा आपका फॉलोअर है, तो इसका क्या मतलब, हम समझे नहीं। वो मुंबई वाला है, अच्छी मराठी भी समझता है, अरे बीच बीच में मुझे फोन भी करता है, मैं भी फोन करता हूँ उसे। तो कहने का मतलब वो मुझे बोला कि बात निकली थी 84 की, 83 की, तो बोले उसकी बात ही छोड़ो, वो पहले दिन से, पहली भी मैच नहीं हुई थी वर्ल्ड कप की, ये नया कैप्टन था, और बोला देखो हारेंगे जीतेगी की बात नहीं, लेकिन लड़ेंगे जरूर। ये पहले दिन से
कपिल देव बोलता था, नया कैप्टन था, और वही वर्ल्ड कप पहला जीत कर लाया। क्यों? उसने क्या बोला था? वर्ल्ड कप जीतेंगे नहीं, बोलेगे जो कुछ होना है लड़ेंगे जरूर। तो अपोजिशन को वो करना जरूरी है, उनको लड़ने की मानसिकता में जाना चाहिए। फल क्या होगा? मां फलेषु कदाचन, ये हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव। हम फल की परवाह नहीं करते, परिणाम की परवाह नहीं करते, वही इंडियन नेस है। ये इंडियन भी नहीं रहे। मैं इनको राष्ट्रद्रोही इसलिए बोलता हूं कि ये फल की अपेक्षा करते हैं, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। हम परिणाम की परवाह नहीं करते, और हर लड़ने वाला जो जवान होता है ना, वो बाद में आजादी मिलेगी तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर मरता नहीं। तो ये बात है, अपोजिशन लड़ने की इच्छा गवा बैठा है। देखिए, भाव का अलॉटेड टाइम खत्म हो रहा है। एक सवाल आखिरी मैं कर लूं। पहली बात तो जो भाव कह रहे हैं लड़ने की इच्छा, राहुल गांधी वगैरह कभी लड़े ही नहीं, हमेशा कहते मैं सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ, सत्ता के बीच पला, तो उनके अंदर लड़ने की क्षमता कहां आएगी? जैसे अखिलेश यादव को भी ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, उन्होंने आप एसी और पीसी से बाहर निकल गया, यानी एयर कंडीशनर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलिए, जमीन पर उतरने की क्षमता ही नहीं है। ये जो नए एंटाइटल जितना डायनेस्टिक लॉर्ड आया। अच्छा भाई, भाव की दो भविष्यवाणियां और याद रखिएगा। देखिए 3 भविष्यवाणियां आज इन्होंने की। पहले तो मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भी चाहेगी, एनडीए सरकार अपने बिल ही नहीं पास कराएगी, 2/3 बहुमत से कराएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा 35 से 40 में कांग्रेस सांसद भी शामिल हो जाएंगे। और तीसरे, भाई कांग्रेस तो टूटती रहती है। जो सबसे बड़ी बात आज भाव ने कहा कि 20 से 25 अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सांसद भी इसमें आपको शामिल नजर आएंगे, क्योंकि 37 तो उनके सांसद ही हैं। ये तीनों बड़ी भविष्यवाणियां हैं भाव, और बड़ी खुशखबरियां हैं। लेट अस वेट फॉर दैट। एक सवाल आपसे अवश्य करेंगे, क्योंकि आपने अखिलेश का नाम ले ही दिया, और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है। कुछ लोगों का मानना है जल्दी भी हो सकता है। फिर राम मंदिर चोरी वाला भी कांड आ गया, जिसमें आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई तुम लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है, तुमको तो यह कहना चाहिए कि देखिए हम तो पहले से विरोध कर रहे थे, चंदा भी चोरी हो गया। पर नहीं, आपने रातों रात पाला पलट दिया। आप हनुमान चालीसा, और जो आज आपने एक जबरदस्त एक शब्द गढ़ा है कि अनुमान चालीसा, तो आप अनुमान चालीसे पे आ गए हैं। ये शब्द बहुत आगे जाएगा भाव। आप आने वाले, जैसे आपने बंगाल में भविष्यवाणी की, तमाम जगह की, उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल में राम मंदिर वाला जो कांड हुआ है, और बाकी सारी चीजों को, सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाकी सारी चीजों को देखते हुए यूपी के लिए, हालांकि चुनाव अभी दूर है, आपको कितना असर होता नजर आ रहा है भाव? कुछ भी असर नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि अखिलेश ने बहुत भारी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। क्यों गलती की है? क्योंकि आप राम मंदिर का इशू उठाओ ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर दान चोरी वगैरह लेके जाओगे तो वो बहुत दूर तक जाता है, कार सेवकों पर गोली चलाने तक जा पहुंचता है। देखो 20 साल हो गए लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता से बाहर रहे, फिर भी, और जंगल राज की बात समाप्ति नहीं होती। बिल्कुल। तो वो बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, और ये दान चोरी पर, चंदा चोरी पर बोल रहे, तो ये अखिलेश की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और दूसरी बात, ये सारे लोग जो अयोध्या पर बोल रहे, ये समझ नहीं पा रहे कि हमारी साइकोलॉजी क्या होती। जब हम कुछ दान देते हैं ना, कुछ दान देते हैं, वो कहां जाता है वो सोचते नहीं। हम नेत्रदान करते हैं, हम रक्तदान करते हैं, किसको जाएगा पूछते नहीं? पूछते। और इतनी पुरानी बात नहीं, 2 साल पहले की बात है। मेरा एक साथी, यंग साथी था, अश्विन अघोर, उसको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, एडमिट हो गया। वो भी यूट्यूबर था। तो हमारे 2 साथियों ने यूट्यूब पर डाल दिया कि भाई ऐसे है, देखते हैं उसका खर्चा। ये 24 घंटे में 28 लाख रुपए उसकी पत्नी के अकाउंट में लोगों ने डाल दिए। 28 लाख। 3 दिन में आगे कुछ नहीं हुआ, उसका देहांत हो गया। तो 12वें दिन हम पूरे दोस्त मिलने गए थे, तो उसकी पत्नी बोली कि ये तो पैसे आ गए, मैं क्या करूं, उसका तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमने सोचा भाई क्या करेंगे,
तो मैंने बोला लोगों को वापस देना लोग पसंद नहीं करेंगे। फिर भी मैंने सुशील कुलकर्णी और प्रभाकर सूर्यवंशी को बोला यार डाल दो तुम्हारे क्या बोलते फेसबुक पर, और तो लोगों ने बोला बिल्कुल नहीं, हमने दान दिया है, दान वापस लेना हमारी संस्कृति नहीं है। तो वो उसकी पत्नी रखे, उसके बच्चे पर, परिवार पर खर्च करे, उसमें से एक पैसा हमको वापस नहीं चाहिए। ऐसी रिएक्शन 5 मिनट में 108 रिएक्शन आई थी विद इन 5 मिनट्स। तो दान का मतलब जो नहीं जानते वो दान चोरी पर बोल रहे। इसलिए मैंने बोला मां फलेषु कदाचन बोला जाता है, समझा कितना जाता। इसलिए उसका परिणाम तो यूपी पर छोड़ो कहीं भी होने वाला नहीं, क्योंकि हमने तो दे दिया। करने वाला चोर है तो क्या करे। हमारी इच्छा, हमारी आस्था जो है वो आस्था के लिए दिया है। आस्था कोई ट्रस्ट नहीं होता, भक्ति कोई ट्रस्ट नहीं होती। कुछ मिले इसलिए दान नहीं दिया जाता। ये हमारे यहां की बात नहीं है। हम भक्ति करते भक्ति करते। तो ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको हिंदुत्व समझा ही नहीं है। इसका बड़ा विपरीत परिणाम इनको ही भुगतना पड़ेगा। ये अभी मैं बोल रहा हूं, आप समझ लो। मैंने पिछले 10-15 दिन से विपरीत परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि एक बात है, उस राम मंदिर में जाने के लिए मुझे जीवित रहना पड़ेगा, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। और तभी सुरक्षित रहूंगा जब अखिलेश का सरकार नहीं होगा। ये बात समझ लो आप। योगी बाबा मंदिर को सुरक्षा दे ना दे, लेकिन योगी बाबा हर बच्ची को, हर औरत को सुरक्षा देती है। तो भगवान तब रहता है जब मैं सुरक्षित होता हूं। तो मंदिर के, राम मंदिर अयोध्या का हो या और काशी का हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, भक्त को जिंदा रहना पड़ेगा। जब तक भक्त होता है उस वक्त तक भगवान जिंदा होता है। और भगवान को जिंदा रखने के लिए, मुझे सुरक्षित रखने के लिए योगी बाबा की जरूरत है। ये अनाड़ी लोग समझते, बुद्धिजीवी नहीं समझते। देखिए बहुत सुंदर बात, 2 बातें कही भाव ने। पहली बात तो ये कही कि चलो जो मंदिर का मामला है वो तो भाव ने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात ये रहा कि आप योगी की सरकार और अखिलेश की सरकार में मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है कि साहब आपकी अपनी ही सुरक्षा दांव पे लग गई है, मंदिर की सुरक्षा तो बाद में आएंगे। एक बड़ी सुंदर बात कही भाव ने कि ये कुछ बातें हैं जो अनाड़ी लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी नहीं समझते। क्योंकि जमीन पर ये लोग ये बात बड़े अच्छे से समझते हैं। गांवों में जाइए, लोगों से बात कीजिए, उन सबको ये बात समझ में आती है। वो बुद्धिजीवी भी क्या कहूं, वो सब अपना एजेंडा चलाते हैं। बांग्लादेश में या पाकिस्तान में मंदिर गिराए गए, कल परसों की बात है, कोई गुरुद्वारा गिरा गया। क्यों गिराया गया? उसको बचाने वाला भक्त नहीं था। उस भक्त ने वहां हिंदू सरकार नहीं रखी। तो भगवान को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हिंदुओं को सुरक्षित रखने वाला राजा चाहिए, जो बुलडोजर बाबा है। अखिलेश नहीं है। अखिलेश मंदिर गिराने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि अखिलेश गलती कर बैठा है कि मंदिर का मामला उसने उठाया है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि बांग्लादेश में हिंदू ही नहीं है। अब मानिए वहां पे मंदिर में चढ़ावे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, घपला हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। जब चाहे मंदिर ही गिरा दिया, क्योंकि हिंदू ही नहीं बचा। तो सबसे बड़ी जरूरत है हमारे आपके रहने की, तभी हमारे मंदिर बनेंगे, तभी हमारे मंदिर अभी 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 की एक बात है ना, वो आसनसोल में कहीं 10 साल बाद मंदिर खुला हमारे भारत में। क्यों? ममता दीदी की सरकार थी। तो भगवान को और भगवान के मंदिर को बचाने के लिए ममता को हराना पड़ा। दान चोरी तो बहुत बाद की बात है। मंदिर बंद रखा गया था। क्यों? मुस्लिमों के वोट चाहिए। और वो बंद रखने वाली कौन थी? तृणमूल कांग्रेस थी, ममता थी। तो क्या ममता को वापस लेंगे? कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। चलो फिर। तो इसलिए ये अनाड़ी लोगों को समझता है, उन्होंने ममता को हटाया
अधिकारी को लाया, मंदिर खुल गया और भगवान को मुक्त किया। ऐसे लोगों से भगवान को सुरक्षा वोटर ने दी है, तो क्या वो वोटर यूपी में भगवान के साथ का साथ खुद की सुरक्षा गवाएगा? बहुत बड़ी बात आज भाव ने कह दी कि अखिलेश यादव को इस मुद्दे से एकदम दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जब अखिलेश यादव की पार्टी के नेता उनके चाचा रामगोपाल यादव संसद में ये कहते हैं कि हम तो उसको मंदिर मानते ही नहीं, हमारे लिए तो मस्जिद है, जो आदमी उसके ऊपर खड़ा हुआ हमने उसको गोली मार दिया, वो तो कहते हैं हमें इस बात का गर्व है, वो तो कहते हैं हमें दोबारा मौका मिलता तो हम फिर कहते, वो तो रामलला को एक अवैध कब्जाधारी बताते हैं। तो अखिलेश यादव को ये मुद्दा छूना ही नहीं चाहिए था, पर उनके पास भाव की सलाह नहीं थी। भाव आपको इस ज्यादा मैं नहीं रोकूंगा, पहले आपने बोल दिया था और बढ़िया, बहुत बढ़िया सेशन रहा भाव आपका। लेकिन इसको भी मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, राजनीति तो आप बहुत अच्छी बताते ही हैं भाव, फिल्में भी बताइए और एक फिल्मों का भी एक शो हम लोग करेंगे। आज आपका यहाँ आने के लिए, ये बात कहने के लिए और ये सलाह देने के लिए, जो सलाह ये अव्वल तो अखिलेश तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी तो वो मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे, इसी में हिंदुओं का भला है। भाव आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्रणाम। नमस्कार।